हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि ये देखिए चुनिंदा प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं और आप लोग इसे बहुत ही सीरियस होके पढ़िएगा। क्योंकि देखिए जब आप एग्ज़ाम देके आएंगे और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और ज़रूर करेंगे कि इसमें से आपको ऐसा कुछ नहीं था जो आप लोगों को इसमें से मिला ना हो, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं मुगल शासक क्रमानुसार। देखिए इस चीज़ को आप सबसे पहले जान लेंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि सबसे पहले कौन शासक आया, फिर उसके बाद कौन सा शासक आया। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसको ट्रिक वाइज समझ लेते हैं। हालांकि हमने कई वीडियोस में इसको ट्रिक वाइज समझाया भी है और आप लोगों को बताया भी है, लेकिन फिर से हम रिवीजन के तौर पे इसको लेकर आए हैं तो आप लोग इसे कायदे से समझ लें। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है मुगल शासक क्रमानुसार के लिए ट्रिक है बाहों में आजा शाही आम, ठीक है ना। तो बा से हो जाता है बाबर, हो से हो जाता है हुमायूं और छोटा आ से हो जाता है अकबर और जा से हो जाता है जहांगीर। देखते हैं, देखिए और शाह से हो जाता है शाहजहां और आम से हो जाता है औरंगजेब, ठीक है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं बाबर के पुत्रों के नाम, वो भी ट्रिक वाइज समझ लेते हैं। तो बाबर के पुत्रों के नाम ट्रिक वाइज देखिए। ट्रिक है काहे अहिंसा। जैसे कोई क्वेश्चन करता है, जैसे कहीं कहीं भाषा बोली जाती काहे, तो वही हो गया काहे और अहिंसा, ठीक है ना। तो और ट्रिक कुछ इस तरह की होती भी हैं, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। देख लेते हैं। का से हो जाता है कामरान और है से हो जाता है हुमायूं और देखिए छोटा आ से हो जाता है अहमद और ही से हो जाता है हिंदल और सा से हो जाता है शाहरुख, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और ये आप लोग देखिए जानते हैं कि पानीपत के कितने युद्ध हुए। तो पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। यहाँ पे तीनों युद्धों का वर्णन करेंगे, तीनों युद्धों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और देखिए किनके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें विजित कौन हुआ था? तो इसमें देखिए बाबर विजित हुआ था और इब्राहिम लोदी की बुरी तरह से हार हुई थी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो कब हुआ? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ। और देखिए किनके बीच में हुआ? तो देखिए बैरम खां और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू शेरशाह का सेनापति और बैरम खां अकबर का सेनापति था, ठीक है ना। और अकबर की देखरेख में ये युद्ध हुआ। और इसमें विजित कौन हुआ? तो इसमें बैरम खां यानी अकबर का जो सेनापति था वो विजित हुआ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध सीरियल वाइज लेके आए हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुई। अब देख लेते हैं किनके बीच में हुई। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई। इसमें देखिए मराठा क्या हुए? तो मराठा हार गए। इस युद्ध में पहली बार छापामार पद्धति के स्थान पर खुले रूप में युद्ध हुआ। अब देखते हैं, ऐसा जैसे देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि छापामार पद्धति सबसे पहले किस युद्ध में अपनाई गई? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में। और ये युद्ध हुआ कब? तो 14 जनवरी को और 1761 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ?
ठीक है ना। तो देखिए खानवा के युद्ध के बारे में बात कर ली जाए तो देखिए 17 मार्च 1527 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में। और देखिए किसके बीच में हुई थी? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य में। देखिए ये चीज भी हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं, फिर से रिपीट करेंगे। देखिए आप लोग ट्रिक वाइज इसे कैसे याद रख सकते हैं। देखिए खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ और पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। अब ये हो जाता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, कौन सा युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। तो थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है। तो देखिए जब खानवा के युद्ध के बारे में आए तो देखिए बाबर का आप रा ले लें। क्या चीज? बाबर का आप रा ले लें और रा से देखिए राणा सांगा। ये आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, जिसमें देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजित हुए थे और राणा सांगा हार गए थे। और राणा सांगा का अगर नाम पूछा जाए कि पूरा नाम क्या था, तो राणा सांगा का पूरा नाम संग्राम सिंह था। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध देखिए 29 मार्च 1528 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 29 मार्च 1528 ईस्वी में हुआ। ये किसके बीच में हुआ? तो ये मेदिनी राय और बाबर के मध्य में हुआ। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में घाघरा में, ठीक है ना, यानी 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी और बाबर के मध्य में बाबर का आखिरी युद्ध था। क्या था ये? तो ये बाबर का आखिरी युद्ध था। कौन सा युद्ध? देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर का आखिरी युद्ध कौन सा था, तो घाघरा का युद्ध। और देखिए ये भी आ सकता है कि घाघरा का युद्ध किस सन में हुआ था, तो 1529 ईस्वी में हुआ था। देखिए बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1530 ईस्वी में हुई थी। ये घाघरे यानी जो घाघरा का युद्ध था 1529 में हो गया, उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बाबर की आत्मकथा। तो बाबर की आत्मकथा तुज़के बाबरी है, जो किस भाषा में लिखी है, तो तुर्की भाषा में। ठीक है ना। तुज़के बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। वैसे तो ये पूरा जितने भी पॉइंट है यानी कि पूरा वीडियो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहते नहीं है कि इम्पॉर्टेंट में भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो उस तरीके से ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मुगल साम्राज्य की नींव रखी तो बाबर ने। किसने रखी? तो बाबर ने। बाबर मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना के शासक का पुत्र एवं तैमूर का वंशज था। अगर देखें क्वेश्चन यहाँ तक तो शायद ना ही आए, लेकिन फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए कि देखिए बाबर के पिता का नाम और माता का नाम क्या था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आप लोगों को अच्छे से पता भी होगा। ठीक है ना। देखिए बाबर शासक बने तो बाबर किस उम्र में शासक बने, तो बाबर 11 वर्ष की उम्र में शासक बने। और अब देख लेते हैं, देखिए हुमायूं। तो हुमायूं मुगल शासक बाबर का बड़ा बेटा था। कौन था? तो मुगल शासक बाबर का बड़ा बेटा। अब देखिए यहाँ पर वो ट्रिक आपके काम आएगी। कैसे? देखिए बाहों में आजा शाही आम, तो बा से सबसे पहले मुगल शासक की नींव रखी, तो बाहों में तो बाबर। उसके बाद बाबर का पुत्र कौन था, तो बाहों हा तो हुमायूं। ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप आप लोग चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो हुमायूं देखिए मुगल शासक बाबर का बड़ा बेटा था और हुमायूं का पूरा नाम क्या था, तो नासिरुद्दीन हुमायूं था। उसके बाद देखिए इनका शासनकाल चला, कितना चला, तो लंबे समय तक नहीं चला। इनके बारे में एक चीज़ भी बहुत फेमस है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहे और अंत में लड़खड़ा कर ही वो चले गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है
शेरशाह सूरी, देखिए शेरशाह सूरी बिहार की एक छोटी सी जागीर के अफगान सरदार का पुत्र था, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है शेरशाह के बचपन का नाम, तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। और फरीद का नाम शेरशाह पढ़ने का क्या कारण था, तो देख लेते हैं एक बार। उसने अपने मालिक की जान शेर से बचाने के लिए शेर को मार डाला था, तभी से फरीद का नाम शेर खां पड़ गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए शेरशाह दिल्ली का शासक बना, कब बना, तो देखिए 1540 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह था क्या था, तो किसानों का हितैषी था। ये किसानों के लिए बहुत ही मतलब ये था कि किसानों के हित के लिए बहुत से इन्होंने कार्य किए थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, चौसा और कन्नौज का युद्ध, तो हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। इसमें देखिए शेरशाह विजित हुए और हुमायूं की हार हुई। दोनों युद्ध में देखिए चौसा और कन्नौज का युद्ध, दोनों युद्ध 1539 और 1540 में हुए और दोनों ही युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुए। और दोनों ही युद्ध में कौन विजित हुए, तो शेरशाह विजित हुए और हुमायूं की हार हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं हारने के बाद चले गए, यानी कि जब ये हार गए तब ये कहाँ गए, तो सिंध के रास्ते होते हुए फारस। विपदा के दिनों में देखिए हुमायूं को अमरकोट के राजा वीरसाल ने संरक्षण दिया। देखिए क्या हुआ, जब ये दोनों युद्ध हार गए और उसके बाद ये हुमायूं हारने के बाद कहाँ चले गए, तो सिंध के रास्ते होते हुए फारस चले गए। और इनके जो कठिन दिन थे इसमें किसने साथ दिया था, तो इसमें जो है हुमायूं को अमरकोट के राजा वीरसाल ने इनका साथ दिया था, इनकी मदद करी थी, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अकबर का जन्म। तो देखिए जब ये वहाँ अकबर यानी अकबर का जन्म कहाँ होता है, तो जब ये हमने भी आपको बताया कि ये हारने के बाद जो चले गए थे तो अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ इनको संरक्षण मिला था, तो वहीं अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में ही अमरकोट में हुआ, ठीक है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं की मृत्यु और अकबर का राज्याभिषेक। तो हुमायूं की मृत्यु भी 1556 ईस्वी में हुई थी और अकबर का राज्याभिषेक भी 1556 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। और अकबर का राज्याभिषेक कितनी उम्र में हो गया था, तो 13 वर्ष की, यानी 13 वर्ष में। और आप लोग ये चीज भी याद रखिएगा, देखिए बाबर का राज्याभिषेक तो 11 वर्ष में और अकबर का राज्याभिषेक तो 13 वर्ष में। और देखिए अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां, ठीक है ना। और अकबर ने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना प्रारंभ किया था। इन्होंने कब प्रारंभ कर दिया था स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना, तो 1560 ईस्वी में, ठीक है ना। आप लोग ये सन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं पे समझ लीजिए सामाजिक अध्ययन डिपेंड होती है, और सामाजिक अध्ययन में अगर सन ना आए तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं आया, ठीक है ना। और वैसे तो जैसे क्वेश्चन में ये नहीं दिए होंगे कि सन ही लिखें, लेकिन जब भी क्वेश्चन आए तब आप सन जरूर लिखें। अकबर ने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा समाप्त की। देखिए अकबर ने 1562 ईस्वी में, कब, तो 1562 ईस्वी में तो देखिए अकबर ने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा समाप्त की, तो कब की, तो 1562 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अकबर ने तीर्थ कर समाप्त किया, तो कब किया, तो 1563 ईस्वी में। और हिंदुओं से लिया जाने वाला जजिया कर समाप्त किया, तो कब किया, तो 1564 ईस्वी में। तो आप लोग देखिए इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं और कंफ्यूजन हो भी जाती है कि इसको कैसे याद रखा जाए। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप लोग उसे फॉलो करिएगा। देखिए तीर्थदास जी,
क्या हुआ, तीर्थदास जी, ठीक है ना। तो देखिए तीर्थ से क्या हो गया, तीर्थ कर हो गया, क्या हो गया, तीर्थ कर हो गया, और दास से क्या हो गया, दास प्रथा समाप्त की, और उसके बाद देखिए जी से क्या हो गया, जजिया कर, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब देख लेते हैं, देखिए ये तो हो गई आपकी ये ट्रिक कि आप लोग ये याद रख सकते हैं कि कौन कौन से इन्होंने क्या क्या चीज़ें की, और जो है तीर्थ कर, और जो है क्या किया, जजिया कर और दास प्रथा इन्होंने समाप्त की। अब देख लेते हैं इसको, और भी एक ट्रिक इस पे हम कर सकते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या हुआ, तो जब कोई तीर्थ गया, ठीक है ना, जैसे दास जी थे, सबसे पहले दास जी को आप रख लीजिए, तो दास जी को आपने रख लिया, क्योंकि देखिए सबसे पहले कौन सी प्रथा इन्होंने समाप्त की, तो ये हम देख लेते हैं। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले कौन सी प्रथा समाप्त की, देखिए इस पे ऐसे ट्रिक कर सकते हैं कि दास जी सबसे पहले देखिए, क्योंकि दास प्रथा पहले समाप्त की, तो दास जी सबसे पहले कहाँ गए, तो दास जी सबसे पहले गए तीर्थ, है ना, तीर्थ यात्रा गए, और उसके बाद क्या हुआ, उनका नाम जी पड़ गया, क्योंकि जो कोई तीर्थ यात्रा करके आएगा तो उसका नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है ना, नहीं नाम तो वैसे भी रिस्पेक्ट से लिया जाता है, क्योंकि ये ट्रिक है, हम इसलिए इसमें आप लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं कि देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जो दास जी थे वो तीर्थ यात्रा करके आए, और उसके बाद उनका नाम दास जी पड़ गया। तो आप लोग इसको सीरियल वाइज इस तरीके से याद रख सकते हैं। और ये जो हमने बताया था तीर्थ दास जी, तो आप लोग ये देखिए सबसे पहले कौन सा है, तो दास प्रथा इन्होंने समाप्त की, और दास प्रथा समाप्त कब की, तो 1562 ईस्वी में। और उसके बाद देखिए अकबर ने तीर्थ कर कब समाप्त किया, तो 1563 ईस्वी में। तो आप लोग इस तरीके से अच्छे से याद रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक चीज और है, तीर्थ कर और 63, तो ता से क्या होता है, तीर्थ कर, देखिए ता से क्या हो जाता है, तीर्थ कर, और ता से हो जाता है 63। तो आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि तीर्थ कर 63 में हुआ, और गुलाम बनाने की यानी दास प्रथा 62 में हुआ, और देखिए कर जो समाप्त किया वो कब हुआ, तो वो 64 में हुआ। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 ईस्वी में। अब देख लेते हैं किनके मध्य हुआ, तो राणा प्रताप और मुगल सेना का हल्दी घाटी के मैदान में। और देख लेते हैं राणा प्रताप की मृत्यु और मुगलों का संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार, तो 1597 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने राजपूत राजाओं को उच्च मनसब प्रदान किए, तो भगवान दास, राजा मान सिंह, बीरबल एवं टोडरमल जैसे राजपूत राजाओं को। अब देख लेते हैं अकबर ने कौन सा धर्म चलाया, यानी कि देखिए तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। किस धर्म की, तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना यानी प्रार्थना गृह बनवाया, जिसमें सभी धर्म के लोग आकर वार्तालाप करते थे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अकबर की मृत्यु, तो 1605 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं जहांगीर कौन था, तो जहांगीर अकबर का पुत्र था। देखिए यहाँ पर भी वही ट्रिक काम आएगी, इसलिए आप लोग उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, तो फॉलो आप लोग जरूर करिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए जहांगीर का जन्म तो 1569 में कब हुआ था, तो 1569 यानी 1569 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था, तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। और देखिए जहांगीर का पूरा नाम तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, देखिए इनका राज्याभिषेक तो 1605 ईस्वी में हुआ। किसका, तो जहांगीर का। और अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्याभिषेक, देखिए अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें क्वेश्चन तो है ही नहीं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नूरजहां का बचपन का नाम,
तो देखिए नूरजहां का बचपन का नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा था। क्या नाम था, तो मेहरुन्निसा था। और नूरजहां का पहला विवाह देखिए तो शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था, ठीक है ना। और नूरजहां की यानी जो नूरजहां को उपाधि दी गई थी, यानी इनका पहले नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा था। और जब इनका विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था, ठीक है ना। फिर उसके बाद जहांगीर के साथ हुआ, तो इनकी सुंदरता से प्रभावित होकर इनका नाम नूरजहां रखा गया, यानी इनको उपाधि दी गई। उसके बाद देख लेते हैं शाहजहां का सिंहासनारोहण, तो 1628 ईस्वी में आगरा में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। खुर्रम की उपाधि मिली, किसको मिली, तो शाहजहां को मिली, यानी शाहजहां को पहले क्या कहा जाता था, तो खुर्रम। उसके बाद देखिए खुर्रम की शाहजहां को दी तो जो उपाधि थी, यानी खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी, तो जहांगीर ने दी, ठीक है ना। किसने दी, तो जहांगीर ने दी। शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतों के बारे में अगर बात कर लें, तो आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, उसमें दीवाने खास, दीवाने आम, जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस। मयूर सिंहासन आप लिखें या तख्ते ताउस लिखें, आप दोनों भी लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, देखिए मयूर सिंहासन में जड़े हीरे मोती कोहिनूर हीरा पन्ना आदि लूटकर ले गया। कौन ले गया, तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा स्वर्णकाल, तो दूसरा स्वर्णकाल किसको कहते हैं, तो मुगल काल को। और अगर प्रथम स्वर्णकाल की बात की जाए तो गुप्त काल को, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में दाहोद में हुआ। औरंगजेब ने हटवाया क्या, तो देखिए लगभग 80 करों को। किसने, तो औरंगजेब ने। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब ने जाटों से संघर्ष चला, यानी औरंगजेब के जाटों से संघर्ष चला तो 1669 से 1691 तक। और देखिए गैर मुस्लिमों से जजिया कर की पुनः वसूली तो औरंगजेब ने की। और औरंगजेब ने शासनकाल किया तो लगभग 49 वर्ष, यानी 49, ठीक है ना, 49 ईयर्स। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मुगल काल में रचनाओं का बाहुल्य रहा, तो फारसी ग्रंथों का। किसका रहा बाहुल्य, तो फारसी ग्रंथों का। और देखिए बाबरनामा क्या है, तो बाबरनामा बाबर की प्रसिद्ध कृति है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा, यानी गुलबदन बेगम किसने लिखी, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। उसके बाद देखते हैं अबुल फजल की, तो अबुल फजल की कौन कौन सी है, तो अकबरनामा एवं आईने अकबरी। अब देख लेते हैं शाहजहां के राजकवि, तो देखिए पंडित जगन्नाथ संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि। इन्होंने रस गंगाधर तथा गंगा लहरी नामक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। देखिए फ्रेंड्स आज यहीं तक इसके जो बचे हुए नोट्स है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। सो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती प्लीज कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।